बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। इस इलेक्शन को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। मेरी तरफ से सात सलाम, एहतराम और मुबारकबाद। जिंदा और मुर्दा मुआशरों में यही फर्क होता है। वोटर टर्नआउट 64% से ज्यादा रहा है, जो बिहार की तारीख में सबसे ज्यादा टर्नआउट है। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार के चुनाव में एनडीए को बम्पर लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू, हम पार्टी और भी एक आध थे वो लोग मिलकर, एलजेपी, ये लोग मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और महागठबंधन की ज़बरदस्त तरीके से हार हुई है। अब चूंकि बिहार मेरा होम स्टेट है तो नज़र तो उस पर भी रहती है, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि बिहार इलेक्शन की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। आप ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए तो उसकी चर्चा हमारे यहाँ की मीडिया में, हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स कभी कर रहे हो? कभी आपने सुना हो? या कभी पाकिस्तानी पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं या बलूचिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और उसकी चर्चा हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स, हमारे यहाँ की मीडिया कर रही हो? लेकिन बिहार में इलेक्शन हुए हैं और बिहार के इलेक्शन की चर्चा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है। ऐसा क्यों? चलिए, एक तो वजह है कि भाई व्यूज चाहिए, इंडियंस के व्यूज चाहिए, लेकिन दूसरी एक और वजह है। दूसरी वजह है वो साइकोलॉजिकल फियर कि मोदी का कद तो बढ़ता जा रहा है, बीजेपी का कद तो और ज्यादा बढ़ गया, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि इन सबके पीछे आरएसएस है। तो जो वो आरएसएस का खौफ इनके अंदर जो घुसा हुआ है ना, वो खौफ बढ़ रहा है। इसीलिए लोग बिहार चुनाव की भी चर्चा कर रहे थे। अगर एनडीए हार भी जाती ना अगर बिहार चुनाव में, उसकी भी चर्चा करते ये लोग, तब मजे में लेके करते, देखा फासिस्ट की हार हुई और ये हुआ और वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अब तो एनडीए जीत गई वहां पर। देखो, बिहार के लोग ना, ठीक है, थोड़े गरीब हैं, थोड़े आपको लगेगा आपको कि पता नहीं है कैसे हैं, लेकिन उनके जैसा दिमाग नहीं है किसी के पास। फैसला करने में ना वो बिल्कुल एक्यूरेट फैसला करते हैं। जब देखेंगे कि नहीं एनडीए को नहीं जिताना था तो नहीं जिताया उन्होंने, लेकिन अब की बार उन्हें लग गया कि नहीं एनडीए को जिताना जरूरी है, जिता दिया। लैंडस्लाइड विक्ट्री, किसी ने सोचा नहीं था। लैंडस्लाइड विक्ट्री, 200 प्लस सीटें 243 में, सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 चाहिए, तो 122 सीटें चाहिए। तो एनडीए को 200 प्लस सीट मिली। तो इससे आप बिहार की जनता का मूड समझ जाइए कि क्या था, बिहार का मूड क्या है। और ये मूड अभी और भी कई जगहों पर दिखेगा, अभी कई जगहों पर और इलेक्शन होने वाले हैं। अब देखिए, हार की 50 वजह हो सकती हैं, जीत की 50 वजह हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और एज ए बिहार का नागरिक मैं कहता हूं कि अगर अगले 5 साल में बिहार के लिए काम नहीं हुआ, बिहार को इंडस्ट्रीज नहीं मिली, बिहार को एज ए बीमारू राज्य से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई, तो अगला इलेक्शन आपको फिर बिहारी बता देंगे कि क्या है। तो ये 5 साल, ये सिर्फ इलेक्शन जीतना एक वो नहीं है, अगले 5 साल बिहार में जो होगा उस पर नजर है। क्योंकि बिहार के लोग और बिहार के लोगों ने इसलिए आपको वोट नहीं दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने यह वादा किया है कि बिहार में जो अब डेवलपमेंट होगी, जो रफ्तार होगी, वो बहुत आप देखेंगे, दुनिया देखेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे लगता है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन ही रहा, मतलब पिछले अगर 15 साल की, मैं 20 साल की बात करूं तो 15 साल की। तो इसके बाद भी इस टाइम पे आके कहना है कि नहीं अभी भी बीमारू राज्य है, तो गड़बड़ है। तो बस 5 ही साल है, एनडीए के लिए कह रहा हूं मैं कि 5 ही साल है। 5 साल में वो कर दिखाइए ताकि अगले 5 साल आपका सिक्योर हो सके। और नहीं तो अगर ये टोल मोल टाल माल, देखिए उधर जो 5-10 साल, मैं कहूँगा कि 7 साल जो उधर
शुरुआती दौर में हुआ जेडीयू का जो शासन रहा बीजेपी के, उससे अच्छा था। मैं आज भी कहता हूँ सड़कें हमारे गांव-गांव में बन गई है, बिजली गांव-गांव में है, पानी गांव-गांव में है, पक्के घर गांव-गांव में है। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ सर्विसेज की और एजुकेशन की। बिहार में ये 3 सर्विसेज अब अगले 5 साल में, मुझे लगता है जब इंडस्ट्रीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो रोजगार बढ़ेगा। लेकिन हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन, मेरी अपील है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, इस पर काम करिए, बहुत जरूरी है। बिहार को अगर बचाना है तो इस पर काम बहुत जरूरी है, तेज करना। बाकी तो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के एनालिस्ट लोग क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की 3rd मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, जितना इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो 5वां जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है, अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती। तो देखिए ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप। ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए। ठीक है जी। ये समझ लें ये आप समझ लें कि वो भी क्या नाम था उनका यार, जो वो यादव साहब जो हैं, तेजस्वी यादव जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, ही कुडंट मेक इट, वो नहीं कर सके। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए बिहार को समझने के लिए ना बिहार का इतिहास समझना पड़ेगा। और आई डोंट नो कि आप लोग बिहार का इतिहास आप लोगों ने कितना पढ़ा है। बिहार से जो आप जहां पर जिस जमीन को आप पाकिस्तान कहते हैं, बिहार का ही शासन था, उस पर बिहार राज करता था। आप जाकर अशोका द ग्रेट की जो है सत्ता कहां तक थी वो जाकर देखिए। मगध साम्राज्य वहां का था, मौर्य साम्राज्य वहां का था। तो बिहार ने रूल किया है इस पूरे खित्ते पे। जो खित्ता है ना, खित्ता, बिहार ने रूल किया है इस खित्ते पे। तो बिहार आपको हर बार चौंकाएगा, हैरान करेगा। आप जो सोच नहीं सकते वहां वो रिजल्ट ला कर देगा। और इस बार भी वही हुआ है।
बट ये एक तरह से ये पीएम मोदी के लिए भी लिटमस टेस्ट है, यही मौका है, वरना इसके बाद बिहारी बड़े दिमाग वाले लोग होते हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, यूएस भी कहते हैं हम अपने आप को। फिलहाल तो नॉन रेजिडेंट बिहारीज हैं हम लोग, एनआरबी। नॉन रेजिडेंट बिहारी से याद है, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने किताब भी लिखी थी नॉन रेजिडेंट बिहारी, बड़ी पॉपुलर किताब हुई थी उनकी। तो बिहार ना पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको बड़ा बखूबी एंजॉय करता है, और एक तरह से अगर कहा जाए तो पॉलिटिक्स हम खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं और फारिग भी हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। हर जगह पॉलिटिक्स है हमारे लिए नुकसानदेह भी है, ऐसा नहीं है। बिहारी जहां रहेगा वहां पॉलिटिक्स जरूर करेगा, तो नुकसानदेह भी है, बट फायदे भी बहुत है, क्योंकि हम यहां से प्लान करते हैं चीज़ों को। वैसे इतिहास में जाएंगे तो बड़े बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट और पता नहीं कौन कौन निकले वहां से, बड़े बड़े लड़ाके निकले, बड़े बड़े साम्राज्य निकले, लीडर्स बड़े बड़े निकले। जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे। बड़े बड़े लीडर्स निकले हैं बिहार से। जिसमें पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के साथ जो पार्टीज हैं वो हमें कहीं बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं मुकाबले में। यानी कि जो मार्जिन है दोनों के दरमियान वो बहुत ज्यादा है, और जो कह लीजिए जो बीजेपी और उसके साथ जो पार्टीज हैं वो एक काफी बड़े मार्जिन से जो है बिहार इलेक्शंस में जीतते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी किसी मॉडल को लेकर आ गए और कहा कि जी ये ब्राजीलियन मॉडल है और ये भारत में वोट डाल रही थी। लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। तो वो चीज बहरहाल भारत में नहीं होती है, और शायद यही वजह है कि हम वहां पे इलेक्शंस को काफी साफ, शफाफ और क्लियर जो है इलेक्शंस को देखते हैं। इस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस में बहुत इससे पहले बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, या बहुत ज्यादा कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरीके से बीजेपी और उनके साथ जो पार्टीज हैं उनको किसी तरीके से लेट डाउन किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भाई ये तो ना कोई काम करते हैं और साथ ही साथ वोट चोरी करते हैं। लेकिन लोगों ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया, और जाहिर है कि वो भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या किसको पावर में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर हमने देखा कि आज जो रिजल्ट्स आए, जिसका इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत जोर शोर से किया जा रहा था, और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद राहुल गांधी जो कैंपेन चला रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए कई लोगों का ख्याल था कि शायद जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाएगी, या पीएम मोदी की पार्टी जो है वो हार जाएगी, और या अगर जीत भी गए तो काफी टफ किस्म का कंपटीशन होगा और नेक टू नेक जिसे कहते हैं कि इस तरह से कोई कुछ चल रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है वो बीजेपी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो जीतती हुई दिखाई दे। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो राहुल जी के आसपास जो सलाहकार है ना, राहुल जी को फौरन चाहिए कि उन सलाहकारों को फौरन लात मार के बाहर निकाल दें। फौरन, वो गलत इनपुट दे रहे हैं, उनको गलत सलाह देते हैं उनको। दूसरी बात, ये जो परिवारवाद की पॉलिटिक्स है ना, डायनेस्टी वाली जो पॉलिटिक्स है, वो अब भारत में नहीं चलने वाली। सवाल ये उठता है कि यादव के वोट तो आपको चाहिए, लेकिन लालू यादव के परिवार के इधर, तेजस्वी यादव के इधर कोई दूसरा यादव का सीएम नहीं बन सकता बिहार का। आरजेडी अगर खुद को यादवों की पार्टी कहती है, यादव समुदाय की पार्टी कहती है, तो लालू जी अपने बेटे को ही यादव को बनाएंगे सीएम।
क्या कोई दूसरे यादव घर का बेटा लड़का इस काबिल नहीं है क्या? मैं जानता हूं कई यादव खानदानों को जो बहुत काबिल लड़के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं। तो क्या आप उनको मौका नहीं देंगे? आप उनसे वोट लेंगे, लेकिन नहीं, मेरा बेटा ही सीएम बनेगा जी। क्यों बनेगा जी? जो काबिल होगा वो बनेगा। तो यादव लड़के जो काबिल हैं, आपने उनको क्यों आगे लेके नहीं आए? उनको क्यों नहीं आपने मौका दिया? परिवार में ही सब कुछ रहेगा, राज परिवार में ही रहना चाहिए ना, ये नहीं हो सकता। सेम चीज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भी है और सेम चीज राहुल गांधी के साथ भी है। कांग्रेस पार्टी आज कहे कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार नहीं हैं और हम किसी भी कैपेबल बंदे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाते हैं और उसके बाद सारी कैंपेनिंग, सारी वो चीजें हों, आप देखिए कांग्रेस की पोजीशन सुधर जाएगी। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि यह कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। नहीं तो प्रियंका गांधी को उतार दिया जाएगा, नहीं तो राहुल गांधी, तो खैर प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी के चक्कर में सेक्रीफाइस कर रही है, लेकिन यही हो। तो ये परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स की नहीं, मेरा बेटा ही राजा बनेगा, अब ये नहीं चलता। तो बाकी चीजें तो हैं, जो प्रोपेगेंडा है, जो पॉलिटिक्स है, वो सब चलती रहती हैं, वो इधर से भी होती हैं, वो उधर से भी होती हैं, बहुत सारी चीजें। लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। लोग अनर्गल बातों पर बिलीव नहीं करते। लोगों को ठोस चीज बताइए। बेरोजगारी मुद्दा था, कितना भुनाया गया इसको, कितना भुनाया गया। वहां हमारे बच्चों ने बिहार में लाठियां खाई हैं भाई, नौकरी के लिए और बाकी चीजों के लिए। कितना भुनाया गया इसको। आप कितनी बार उसके साथ बैठकर आपने बात की या जमीन पर उतरे, उनके हक की आवाज आपने बुलंद की? नहीं की। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है। स्वरूप बदल गया है, वो जमाना लद गया, पॉलिटिक्स बदल गई है। आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, हवा में मत रहिए, जमीन पर उतरिए, लोगों के साथ रहिए, उनका सुख दुख सुनिए, उसको बांटिए, उसको मदद कीजिए। ये नहीं होगा कि हाँ अच्छा 3 महीने बाद चुनाव है, चलो 3 महीने एक्टिव रहेंगे, फिर हाँ चुनाव खत्म, चलो भैया हम जा रहे हैं छुट्टी मनाने। उनसे बेहतर मैं बताऊं, प्रशांत किशोर ने किया। 3 साल वो बेचारा सड़क पर रहा, 3 साल वो लोगों के बीच में रहा। हो सकता हो मेरे वैचारिक मतभेद हो प्रशांत किशोर से कई चीजों को लेकर, लेकिन उसकी मेहनत को मैं वो नहीं कर सकता जो एज ए लीडर करना चाहिए, एज ए पार्टी चलाने वाले को करना चाहिए। उसने मेहनत की, गांव गांव घुमाए वो बंदा, पंचायत पंचायत घुमाए वो बंदा। ठीक है उसको सीटें नहीं मिली हैं, हो सकता है 5 साल और मेहनत करेगा तो शायद होगा, क्योंकि रातों रात चीजें नहीं होती हैं कि आप आए और हो गया। लेकिन जो काम करना चाहिए वो प्रशांत किशोर ने किया। वो ग्राउंड पर दिखे, दिन रात एक किया, और कोई 2-3 महीने के लिए नहीं किया, साल, पिछले 3 साल से कर रहे थे। तो मेहनत है तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फल मिला नहीं मिला, वो 0 सीट थी। अभी छठ में मैं गांव गया था, तो वहां पर एक मेरे बहुत मतलब रिश्ते में वो मेरे गांव के भाई लगेंगे, तो ऐसे ही नुक्कड़ पे बातचीत होने लगी। वो जन स्वराज के पक्के समर्थक, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखना, इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। मैं उनके सामने बोलकर आया था कि अगर 1 सीट मिल जाए ना, 1 सीट जन स्वराज को, तो हम बात करेंगे। 1 सीट अगर मिल जाए तो। और भी कई बच्चे थे वहां पे, तो वो कहने लगे अरे ऐसा कैसे होगा, या देख लेना ये होगा वो होगा ऐसा होगा। मैंने कहा 1 सीट मिल जाए तो कहना, और देखिए वही हुआ। तो अभी प्रशांत किशोर को बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी ये सफर इतना आसान नहीं है। ये दिल्ली टाइप नहीं है कि केजरीवाल जी की पार्टी आती है और रातों रात स्टार बन जाती है। वो बिहार है, वहां अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। भीड़ आपको दिखेगी, लेकिन जब वो वोट डालने आएंगे तो उनमें से 1 वोट आपके पास नहीं पड़ेगा। बिहार का वोटर इस कदर है, बहुत सारी चीजें वो देखता है, सोचता है। अच्छा चलिए, तो बात हो गई। चीमा जी थे, चीमा जी से याद आया, चीमा जी की तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। आप कहते हैं ना कि चीमा जी सच क्यों नहीं बोलते, नैरेटिव क्यों, फेक नैरेटिव करते हैं, प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं। मैं अब दिखाता हूं। अब देखिए, ये हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के भाई हैं जो ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते हैं। अब इन्होंने एक तस्वीर डाली है
और जिसमें कमर चीमा, एलिटी टेररिस्ट एंड पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ इन मीटिंग ऑन ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, जो ऑपरेशन सिंदूर का टाइम पे इन्होंने अपनी जो चड्डी बनियान जो ऑपरेशन किया था उसमें ये तस्वीर आई है। अब देखिए अब क्या तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको देखिए यहाँ पे कमर चीमा दिख रहे हैं, ये अताउल्लाह तारड़ दिख रहे हैं, और ये जो बंदा बैठा हुआ दाढ़ी वाला, ये जो गोल घेरा है, ये लश्कर तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उसका बंदा है कारी मोहम्मद याकूब शेख। और देखिए उनके साथ कमर चीमा जी बैठे हुए हैं। अब इसके बाद आप लोग कैसे कह सकते हैं कि कमर चीमा जी क्यों ऐसा करते हैं, ये तो पढ़े लिखे आदमी है फिर भी ऐसी बातें करते हैं। ये मजबूरी है ना इनकी करनी। आप इन तस्वीरों को देखिए, एक लश्कर तैयबा के आतंकवादी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा है। कौन कौन मीटिंग कर रहा है? ये अब्दुल्ला तारड़, अताउल्लाह तारड़ जो मिनिस्टर है पाकिस्तान सरकार में, कमर चीमा जी, और भी कई लोग होंगे जिनको शायद हम नहीं जानते, आप कोशिश करेंगे तो निकल आएगा। तो भाषा तो फिर कैसे, वो असली भाषा फैक्ट कैसे बोलेंगे चीमा जी? वो तो नैरेटिव बनाएंगे ना, क्योंकि इसी के लिए तो इनको इनाम मिला है। तो चलिए, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाले इन भाई का जो ट्विटर हैंडल है आप लोग जाकर देखिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।